हाँ, B.Ed फर्स्ट ईयर E 201 हिंदी। आज हम बता रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन में कविता क्या है। कविता शिक्षण के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए, कविता शिक्षण के सोपानों का वर्णन कीजिए, कविता शिक्षण की विशेषताएं बताइए। या कविता किसे कहते हैं, विभिन्न स्तरों पर कविता काव्य के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर है इसका कविता अथवा पद्य का अर्थ। कविता साहित्य का एक अंग है। कविता की एक निश्चित परिभाषा देना कठिन है, परंतु इतना कहा जा सकता है कि कविता आत्मा द्वारा अनुभूत भावों तथा विचारों का प्रस्फुटन है, जो छंद तथा नियमित गति से बंधी होने के कारण ताल और लय को अपने में समाविष्ट करती है। हिंदी के अनेक विद्वानों ने अपने विचारानुसार कविता को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। प्रोफेसर जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, सुंदर अर्थ प्रतिपादित करने वाला शब्द ही काव्य कहलाता है। प्रोफेसर रमन बिहारी के अनुसार मानव सौंदर्य प्रिय प्राणी है। वह समाज में रहकर कुछ अनुभूति करता है, उसे प्रकट करता है भिन्न भिन्न माध्यमों से। जब वह अपनी अनुभूति को भाषा के माध्यम से इस प्रकार अभिव्यक्त करता है कि उसमें सरलता तथा सरसता हो, माधुर्य एवं ओज हो और हृदय को स्पंदित करने की शक्ति हो, तो हम उसे कविता कहते हैं। श्री रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा होती है। श्री जयशंकर प्रसाद के अनुसार पद्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। आनंद आचार्य के अनुसार काव्य सात्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा ध्वनि है। कवि विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस से युक्त काव्य वाक्य ही काव्य है। भारतेंदु के अनुसार कविता मल में जीवन की आलोचना है। गुलाब राय के अनुसार काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रदान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई है, से की प्रेम स्वरूपी प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। कार्लाइल के अनुसार संगीत में विचार को ही पद्य कहते हैं। कविता शिक्षण की विशेषताएं, रसानुभूति, अनुभूति प्रधानता पद्य अनुभूति के रूप में हृदय में उमड़कर कवि की कलम से लिखी जाती है। कवि के रचनाबद्ध भाव को ही पद्य कहते हैं। पद्य रागात्मक संबंध, रक्षा तथा निर्वाह है। हमारा हृदय काव्य के समय इस भौतिक संसार में ऊपर उठकर काव्य के अलौकिक आलोक में विचरण करता है। इसमें कल्पना तथा अनुभूति की प्रधानता होती है। सत्यम शिवम सुंदरम की भावना, सत्यम शिवम सुंदरम कविता के मुख्य उद्देश्य हैं, किंतु कवि के साथ सत्य विधान के सत्य के समान सत्य नहीं होता, अपितु उसमें कल्पना का भी मिश्रण होता है, जो कविता को मुग्धकारी तथा सुंदर बनाता है। भाषा, कविता की भाषा सरस मधुर तथा गाने योग्य होनी चाहिए। संगीतात्मक, संगीत काव्य की हृदय गति होता है। लय, ताल तथा स्वरों के आरोह अवरोह के कारण ही कविता के भाव उभर कर आते हैं। रसानुभूति, रस तथा काव्य परस्पर आधारित है। एक के बिना दूसरा पक्ष कमजोर हो जाता है। इसी कारण रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। स्थायित्व, कविता में अमूल तत्व होता है। उत्कृष्ट काव्य कृति सदैव स्थायी होती है। काव्य अथवा कविता शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य, कविता के स्वरूप तथा छात्रों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर कविता शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1, छात्रों को लय, ताल और भाव के अनुसार पाठ कराकर उन्हें रसानुभूति कराना। नंबर 2, छात्रों की कविता में रुचि पैदा करके उन्हें काव्य रचना के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर 3, छात्रों में उत्तम गुणों के विकास द्वारा उनके चरित्र का निर्माण करना, उनमें देश प्रेम, सहानुभूति, जीव दया, मानव प्रेम आदि की भावनाएं भरकर उनके चरित्र में उत्कर्ष लाना। कवि के भावों को पूर्ण रूप से समझकर छात्रों को अलौकिक आनंद की रसानुभूति कराना। छात्रों में ये योग्यता पैदा करना कि वे कवि के भावों, अनुभूतियों और कल्पनाओं को परख सकें। कविता की विभिन्न शैलियों से परिचित कराके छात्रों को अपने योग्य काव्य शैली चुनने की प्रेरणा देना। कवि भंगिमाओं तथा स्वर के उतार चढ़ाव के साथ कविता पाठ करने का अभ्यास कराना। मातृभाषा की कविता में रुचि जागृत करना। भाषा में कुछ भी पढ़ाएं, उससे छात्रों के भाषा ज्ञान में वृद्धि होता है
और उन्हें विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु कविता हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। इसलिए उसके द्वारा बच्चों में अपने देश, जाति और धर्म आदि के प्रति स्थायी भाव बनाने में बड़ी सहायता मिलती है। कविता अपने इस प्रयोजन में तभी खरी उतरती है जब उसका भाव तथा तत्व एवं कला तत्व दोनों सबल हों। कविता शिक्षण में इन तत्वों की अनुभूति भी कराई जाती है, इसका शास्त्रीय ज्ञान भी, परंतु कविता के भाव तत्वों की अनुभूति तय तक नहीं कराई जा सकती जब तक कि उसका अर्थ स्पष्ट नहीं किया जाता है, अतः उसका बोध भी आवश्यक है। इस प्रकार कविता शिक्षण का पहला सोपान अर्थानुभूति है और दूसरा सोपान भावानुभूति कराना है। तीसरे सोपान पर रसानुभूति और चौथे सोपान पर आनंदानुभूति करानी चाहिए। अंत में यदि संभव हो तो परमानंदानुभूति भी करानी चाहिए। विभिन्न स्तरों पर कविता शिक्षण के उद्देश्य: प्राथमिक स्तर पर कविता के द्वारा आनंद का वातावरण उत्पन्न करना, कविता गाकर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करना, जानवरों तथा पक्षियों की कविताओं को सुनाया, कविता के प्रति रुचि पैदा करना, गति, यति, लय तथा स्वर का ज्ञान प्रदान करना, समूह गीत के द्वारा एकता का परिचय देना, कविता के आधार पर भजन सुनाना। माध्यमिक स्तर पर भावों को समझने की क्षमता प्रदान करना, कविता का कंठस्थीकरण करना, कविता स्वर, उपयुक्त गति, यति, लय, भाव तथा आरोह अवरोह क्रम वाचन को ज्ञान प्रदान करना। नंबर 4, कविता की रंगमंच के माध्यम से प्रस्तुत करना। उच्चतर माध्यमिक स्तर कवि की अनुभूति का ज्ञान कराना, विद्यार्थियों को कल्पना शक्ति का विकास कराना, सौंदर्य अनुभूति का ज्ञान कराना, काव्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान प्रदान कराना, विद्यार्थियों की तर्क विचार तथा कल्पना शक्ति को विकसित करना, कविता की आलोचनात्मक अध्ययन कराना, भाव, गति, यति, यल, आरोह अवरोह तथा क्रमानुसार कविता वाचन की क्षमता प्रदान करना, विद्यार्थियों को कविता लिखने की प्रेरणा देना। काव्य शिक्षण के अन्य उद्देश्य: कौशलगत उद्देश्य, विषयगत उद्देश्य, भाषागत उद्देश्य। काव्य शिक्षण के विशिष्ट: विद्यार्थियों में सौंदर्य अनुभूति की भाव का विकास करना, विद्यार्थियों में कवि के भावों के विचारों तथा प्रतिपादन शैली का ज्ञान कराना, विद्यार्थियों को काव्य के सही स्वरूप का ज्ञान कराना, विद्यार्थियों का नैतिक तथा चारित्रिक विकास करना। काव्य रसानुभूति का विषय है। ज्ञातव्य है कि काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को सौंदर्य बोध कराना, उनकी सौंदर्य अनुभूति को जागृत करना है। अब प्रश्न उठता है कि काव्य शिक्षण किस प्रणाली के आधार पर किया जाए। इस विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं। प्रोफेसर हेडो का कथन है, काव्य शिक्षण प्रणाली प्रेम करने के समान है। प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से प्यार करता है और अपने प्रेमी को भी अपने ढंग से प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कोई प्रणाली निश्चित नहीं की जा सकती। प्रत्येक अध्यापक को अपनी स्वयं की प्रणाली के उद्देश्यों की प्राप्ति करनी चाहिए। यह आवश्यक है कि कविता शिक्षण के लिए कुछ सिद्धांतों की रूपरेखा अवश्य प्रस्तुत की जा सकती है, परंतु निश्चित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सकता है। कविता शिक्षण के सोपान: कविता शिक्षण के सोपान को कई भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, कविता की प्रस्तावना। कविता शिक्षण में प्रस्तावना का विशेष महत्व है। प्रस्तावना के माध्यम से बालक अपने अर्जित ज्ञान की पूर्व भूमि से प्रस्तुत पाठ की पृष्ठभूमि पर पहुंचते हैं। कविता शिक्षण की सफलता के लिए आवश्यक अध्यापक को पूरी तैयारी करनी चाहिए। कविता शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है बालकों में सौंदर्य अनुभूति को जागृत करना या उन्हें सौंदर्य बोध कराना। कविता आरंभ करने से पूर्व प्रस्तावना आकर्षक एवं प्रेरक होना चाहिए। कवि परिचय के माध्यम से कुछ अध्यापक प्रस्तावना का आरंभ कवि का परिचय देकर करते हैं। अध्यापक पढ़ाने वाले कवि का परिचय देता है तथा उसकी शैली पर प्रकाश डालता है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना होता है, अतः यह एक उत्तम प्रणाली नहीं कही जा सकती है। मुख्य विषय की चर्चा करना: इस विधि में अध्यापक कविता के मुख्य विषय की चर्चा छात्रों के सामने करता है। कविता के केंद्रीय भाव पर भली भांति प्रकाश डाला जाता है। यह विधि भी दोषपूर्ण है। कविता के केंद्रीय भाव पर चर्चा यदि पहले ही कर दी जाए तो स्पष्ट करने को शेष रह ही क्या जाएगा। मध्यवर्ती या केंद्रीय भाव बता देने के पश्चात छात्र कविता पढ़ने के प्रति अधिक रुचि तथा उत्सुकता नहीं दिखाएगा।
परिणाम स्वरूप कक्षा में उदासीनता छा जाएगी। अर्थबोध प्रणाली। कार्यबोध प्रणाली में कविता पढ़ाने से पहले कठिन शब्दों और कठिन प्रसंगों को स्पष्ट कर दिया जाता है। अध्यापक श्यामपट्ट पर कविता में आने वाले कठिन शब्दों को व्याख्या सहित लिख देता है। कठिन शब्दों का अर्थ समझ लेने से छात्रों को कविता समझने में सरलता रहती है। अर्थ बताने के अतिरिक्त अध्यापक समस्त कविता का सारांश प्रसंग सहित संक्षेप में बता देते हैं। प्रश्न पूछकर प्रस्तावना का आरंभ कविता से संबंधित प्रश्न करके भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि हल्दी घाटी की कविता पढ़ानी है तो ऐसी दशा में अध्यापक द्वारा छात्रों से महाराणा प्रताप या राजपूतों के विषय में प्रश्न करके काव्य शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण का सृजन किया जा सकता है, इसमें संदेह है। समांतर कविता पाठ द्वारा प्रस्तावना का प्रारंभ पढ़ाई जाने वाली कविता के समांतर विषय पर दूसरी कविता को सुनकर भी किया जा सकता है। कविता जो भी सुनाई जाए वह पढ़ाई जाने वाली कविता के समान भाव वाली होनी चाहिए। उदाहरण के लिए हल्दी घाटी की कविता पढ़ाना चाहता है तो ऐसी दशा में उसे अन्य कोई और वीर रस की कविता प्रस्तावना के लिए छांटकर सुनानी चाहिए। इस विधि द्वारा प्रस्तावना को आकर्षक बनाया जा सकता है। मूल कविता के पाठ द्वारा प्रोफेसर